कि सर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, एनसीईआरटी को कब पढ़ा जाए और एनसीईआरटी को हम तैयार किस लेवल तक करें। एनसीईआरटी से उसको पढ़ते हैं तो वो कंसेप्ट आपके लिए समझना आसान होता है। सब्लिमेशन आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और अगर आपको उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है तो जो सब्लिमेशन टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया, जो नोट्स आपको लिखवाए गए, उसको एक बार फिर से पढ़िए। कुछ सालों से एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर ही आपसे पूछा जाता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक्सरसाइज इन टेक्स्ट एंड एग्जांपल्स, इसमें कोई चॉइस नहीं रखनी है आपको। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम छोड़ दें क्या सर, वो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी तो एमसीक्यू में कन्वर्ट करके आपको दिया जा सकता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट से जिन्हें नीट 25 देना है या नीट 26 की वो तैयारी कर रहे हैं, मतलब 11th स्टडिंग स्टूडेंट्स और 12th या ड्रॉपर स्टूडेंट्स, सभी के लिए कॉमन बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आज मैं आपसे जुड़ने जा रहा हूं और ये टॉपिक है हाउ टू रीड एनसीईआरटी। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है उसे हर दिन हर टीचर से ये सुनने को मिलता है कि बेटा एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी जरूर तैयार करना है। आप एनसीईआरटी को इस प्रिपरेशन के दौरान, इस जर्नी के दौरान पता नहीं कितनी बार सुनते हैं, लेकिन जब जब आप ये शब्द किसी टीचर से सुनते हैं या अपने साथियों से सुनते हैं तो 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं कि सर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, एनसीईआरटी को कब पढ़ा जाए और एनसीईआरटी को हम तैयार किस लेवल तक करें। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्टूडेंट्स पूरा वीडियो एंड तक आप सुनिए, क्योंकि इसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई डाउट होगा कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब आपको टीचर क्लास में ये कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत अच्छे से करना है, तो सबसे पहला डाउट स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट आप हमें दे रहे हैं, जो नोट्स आप हमें लिखवा रहे हैं, क्या उसमें एनसीईआरटी कवर्ड नहीं है। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी हर टीचर कवर करते हैं अपने कंटेंट में, अपने नोट्स में। जब हम आपको कह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उससे पहले इस बात को हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि हमारे नोट्स में 100% एनसीईआरटी कवर्ड होना चाहिए। तो ये डाउट तो आपको माइंड में लाना ही नहीं है कि आपको सर जो पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट ठीक है, आपका सोचना गलत नहीं है, आपके माइंड में डाउट आना गलत नहीं है, क्योंकि टीचर आपको पढ़ा भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम कंटेंट आपको 100% एनसीईआरटी का दे रहे हैं, लेकिन फिर साथ में ये भी कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। सर पढ़ना क्यों है ये तो बताइए पहले, क्यों पढ़ना है हमें एनसीईआरटी? जब आपका कंटेंट एनसीईआरटी को कवर कर रहा है तो व्हाई टू रीड एनसीईआरटी, व्हाई गो थ्रू एनसीईआरटी? क्यों नहीं आपके नोट्स को मैं 4 बार पढ़ूं, क्यों एनसीईआरटी में पढ़ूं? बेटा उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। एनसीईआरटी का कंटेंट डेफिनेटली आपको हम अपने नोट्स के थ्रू डिलीवर करते हैं, लेकिन जो कंटेंट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं एनसीईआरटी का, उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिलीवर कर रहे हैं ताकि उस लैंग्वेज में आप कंसेप्ट को इजीली समझ पाएं। लेकिन बुक की लैंग्वेज में उस कंसेप्ट को आपको रिलेट भी करना आना चाहिए। मेरा पॉइंट शायद आप समझ रहे होंगे। अगर हम एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक अपने नोट्स के थ्रू आपको डिलीवर कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज को, उस बुकिश लैंग्वेज को हम अपनी ऑन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इजी लैंग्वेज में हम उसको आपको डिलीवर कर रहे हैं। जब इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उस कंसेप्ट को बहुत इजीली कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन जब वही कंसेप्ट एनसीईआरटी के लैंग्वेज में आपको दिया जाता है तो यू टेक टाइम, आप ज्यादा टाइम लेते हैं उस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो हमारा आपको एनसीईआरटी पढ़ने का लिए कहने का जो मकसद है, जो उसके पीछे इंटेंशन है, उस इंटेंशन को आप समझिए बेटा। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कंसेप्ट हमने आपको डिलीवर किया है उसी कंसेप्ट को आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज में कनेक्ट कर पाएं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस उठ करके क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिए जाते हैं, और जब वो कंसेप्ट आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो आपको टाइम लगता है उसको समझने के लिए। क्योंकि एनसीईआरटी देखो वो रेफरेंस बुक नहीं है, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक है। अब टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट एकदम स्ट्रेट लिखा होता है, वो बुकिश लैंग्वेज में आप उसको कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि जो कंसेप्ट हमने आपको डिलीवर किए हैं आप उसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज में समझ पाएं। तो मेरे ख्याल से ये डाउट शायद इस बात के बाद में आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों आपको हर टीचर कह रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए।
अब मेरे ख्याल से आप इस बात के लिए तैयार हैं कि यस सर हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। अब ये बात हमें समझ आ गई है कि कंसेप्ट तो आपने डिलीवर कर ही दिया है, लेकिन हमें उसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ करके भी समझ में आना चाहिए, मतलब हम उस कंसेप्ट को एनसीईआरटी की लैंग्वेज से कनेक्ट कर पाए। तो सर वी आर रेडी टू रीड एनसीईआरटी, बिल्कुल हमें समझ आ गया है, बट व्हाट इज द बेस्ट वे, किस तरह से हम उसको एनसीईआरटी को पढ़ें, हम इस पर आते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी है कि सर पढ़ना कब है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, शायद उसका रीजन आपको, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इस पर बात करते हैं। कब पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर आपने अपने हिसाब से एनसीईआरटी से उठा करके उसको रीड करना स्टार्ट कर दिया। नो, आपको एनसीईआरटी को तब पढ़ना चाहिए जब वो चैप्टर आपको पहले पढ़ाया जा चुका है आपके टीचर के द्वारा। देखो, आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी न किसी टीचर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। मे बी वो ऑफलाइन क्लास हो सकती है, ऑनलाइन क्लास हो सकती है, यूट्यूब के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, वॉट एवर इज द वे। ठीक है, आप उस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, टीचर से कनेक्टेड है, तो पहले उस चैप्टर को टीचर के थ्रू आप समझ लें, पहले टीचर को चैप्टर को पढ़ाने दें। एक बार जब वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, तो आप उस नोट्स से एक बार गो थ्रू हो जाइए। जो आपको टीचर ने कंटेंट डिलीवर किया है उस कंटेंट के थ्रू आप एक बार गो थ्रू हो जाइए और फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करिए। या फिर यह भी हो सकता है कि अगर सब टॉपिक्स की मैं बात करूं और सब टॉपिक्स अगर बहुत ज्यादा आपस में कनेक्टेड नहीं है तो आप सब टॉपिक वाइज भी उसको पढ़ सकते हैं कि एक बार टीचर ने एक टॉपिक कंप्लीट किया, अब उस टॉपिक के नोट्स आपने एक बार पढ़ लिए, उससे गो थ्रू हो गए, अब उस सब टॉपिक को आप एनसीईआरटी से पढ़ लें। वो टीचर की गाइडेंस में आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कब करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और उसका आंसर है कि एक बार टीचर से जब आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपके नोट्स तैयार हो चुके हैं, उन नोट्स से आप गो थ्रू हो चुके हैं, तो अब आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब कंसेप्ट आपको समझा दिया गया है और तब अगर आप एनसीईआरटी से उसको पढ़ते हैं तो वो कंसेप्ट आपके लिए समझना आसान होता है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी इज बेस्ट बुक। एनसीईआरटी को मैं बहुत अच्छी बुक मानता हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने वो कंसेप्ट लिखे हैं जो कई बार स्टूडेंट सोच भी नहीं पाते हैं। ठीक है, इवन टीचर्स भी उसको कई बार सोचते हैं कि यस ये कंसेप्ट यहां पर दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन उसको समझना इंपॉर्टेंट है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है, कैसे समझना है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि आप पहले नोट्स को पढ़िए, फिर अगर आप कंसेप्ट को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। और जब आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को अपने नोट्स की लैंग्वेज से कनेक्ट करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम में कि जब एनसीईआरटी का स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया होगा, आप उसको इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। ये आपकी टाइम सेव करने का काम रहेगा। ये एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपका टाइम सेव करेगा ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम। तो कब इसे पढ़ना है, मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आया। सर पढ़ना कैसे है, ये अब इस पर बात करते हैं, इसे हम डिटेल में बात करेंगे कैसे पढ़ना है, जरा इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए देखो, डेवलप अंडरस्टैंडिंग, डोंट मेमोराइज। सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि आपको एनसीईआरटी की लाइंस को मेमोराइज नहीं करना है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर पूरी एनसीईआरटी को हम कैसे याद रख सकते हैं, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। आपको मेमोराइज करना भी नहीं है, आपको कंसेप्ट्स को समझना है, आपको एनसीईआरटी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। यही तो रीजन है मैंने आपसे कहा कि आप पहले सर के थ्रू वो चैप्टर पढ़िए। जब चैप्टर आपको डिलीवर हो चुका है क्लास में, आप उस चैप्टर को सर से समझ चुके हैं, तो फिर आप एनसीईआरटी को पढ़िए, ताकि उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में, उस टॉपिक में आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएं। आपको टॉपिक्स को समझना है, मेमोराइज नहीं करना है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक बात समझ लें कि जो नीट में क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आप ये बात सोचिए कि एग्जामिनर, जो भी बॉडी एग्जामिनर एग्जाम ले रही है, ठीक है, वो जो पेपर प्रिपेयर करती हैं, उनके पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है पेपर प्रिपेयर करने के लिए, एक सिलेबस का बाउंड्री उनके पास क्या है उस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। तो वो जो सिलेबस की बाउंड्री है, वो जो बेस है, वो जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इज कॉमन टू ऑल स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो ऐसे केस में हम बात करते हैं कि पेपर को बनाते टाइम टीचर के पास, क्वेश्चन पेपर फ्रेम करने वाले टीचर के पास जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो एनसीईआरटी होता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर ही आपसे पूछा जाता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे में एनसीईआरटी इज बेस स्ट्रक्चर फॉर अस नीट प्रिपरेशन के लिए। तो ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपको इतनी इंपॉर्टेंस के साथ में कहा जाता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। लेकिन उसमें फिर मैं बात करना चाहूंगा कि आपको एनसीईआरटी को रटना नहीं है, आपको उसे मेमोराइज नहीं करना है,
आपको उस चैप्टर में, उस टॉपिक में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सो अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, ठीक है, आपको कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है बेटा, आपको मेमोराइज नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कंसेप्ट जब आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपने क्लास नोट्स को साथ में रखिए बेटा, उस क्लास नोट्स को साथ में रखिए। जैसे अगर मैं बात करूं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और अगर आपको उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है तो जो सब्लिमेशन टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया, जो नोट्स आपको लिखवाए गए, उसको एक बार फिर से पढ़िए, फिर एनसीईआरटी से पढ़िए, पैरेलल में काम कीजिए। डेफिनेटली उस कंसेप्ट को आप एनसीईआरटी के लैंग्वेज में भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और एक बार अगर आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाता है बेटा। मैं आपको कहता हूं कि देखो, चीजों को मेमोराइज करना, आपको लग सकता है कि मेमोराइज करना आसान है, लेकिन जितना आसानी से आप उसको रट लेते हैं उतना ही आसानी से वो आपकी मेमोरी से वॉश आउट भी हो जाती है। कंसेप्ट को समझने में टाइम लगता है, लेकिन आप सोच के देखो, एक बार कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो वो निकलने में भी उतना ही टाइम लेता है। अगर जल्दी नहीं समझ में आया लेकिन फिर भी आपने दिमाग लगाकर उसको समझ लिया तो आप समझ लो कि वो आपकी मेमोरी में सेट हो चुका है, वो निकलने में भी उतना ही टाइम लगाएगा। इसलिए मेमोराइज नहीं करना है, चैप्टर को, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो टेक एन ओवरव्यू। देखो, एनसीईआरटी को पढ़ते टाइम कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो हर स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट लगता है और वो हर स्टेटमेंट को हाईलाइट करते जाते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उन पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नीट एग्जाम के लिए। मैं आपको इसका बेस्ट वे बताता हूं बेटा। सबसे पहले आप एक काम करिए, एनसीईआरटी के चैप्टर को स्टार्ट कब करना है वो तो क्लियर है, टीचर ने टॉपिक पढ़ा दिया है, हमारे क्लास नोट्स तैयार हैं, अब हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो एक बार उस एनसीईआरटी के चैप्टर को आप क्विक रिव्यू कीजिए, क्विक उसको एक बार रीड कीजिए। एक बार चैप्टर को आपने रीड कर लिया, ठीक है, आपको उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, चैप्टर का फ्लो समझ में आ गया, आपने क्योंकि टॉपिक पढ़ा हुआ है तो वो आपके लिए अननोन टॉपिक नहीं है। एक बार आप पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें आपको उसमें समझ आएंगी। उसके बाद में आप एक काम जरूर कीजिए कि आप उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आप उसके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कीजिए और आप उसके एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन भी कीजिए। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन करना है, आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने के बाद में अब आपको यह समझ में आने लगेगा कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहां से फ्रेम होता है। बात को ध्यान देना बेटा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहां से फ्रेम होता है ये बात आपको समझ आएगी जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को करने के बाद में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एनसीईआरटी को फिर से पढ़िए। मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी पढ़ना है। आप सोचकर चल रहे हैं कि मैं एग्जाम आने तक, मई में जब फाइनल मेरा नीट का एग्जाम होगा 25 में, तब तक आने तक मैं एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लूंगा, तो इट्स नॉट सफिशिएंट। आपको मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा बेटा। और उसके लिए पहले एक बार आप क्विक रिव्यू ले लें, चैप्टर को रिव्यू कर लें, उसके बाद में आप क्वेश्चंस कीजिए। जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर से आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एक बार जब आप क्वेश्चंस कर चुके होते हैं तो टॉपिक को फिर से पढ़ने पर आप उसको कनेक्ट करते हैं, आप उन क्वेश्चंस को कनेक्ट करते हैं कि अच्छा यहां से वो क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा इस तरह से क्वेश्चन यहां पर फ्रेम हुआ था। तब आप एनसीईआरटी को पढ़ने का आपका तरीका एंटायरली चेंज हो जाता है। क्योंकि जब अब आप सेकंड टाइम जब क्वेश्चंस करने के बाद में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद में, अब जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो आप खुद क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे होते हैं अपने दिमाग में, पॉइंट्स को सोच करके फ्रेम कर रहे होते हैं कि अच्छा यहां से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, यहां से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आपको समझ आता है कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड टाइम हमने एनसीईआरटी पढ़ी। अब उसके बाद में मैं कहूंगा कि आप पीवाईक्यूज को करिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये लगातार 1-2-3 दिन में ये सब काम करना है, ये पूरे सेशन में, पूरे साल भर की तैयारी हमें एनसीईआरटी से कैसे करनी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस जर्नी में कब आपको सेकंड राउंड लेना है, कब आपको थर्ड राउंड लेना है, वो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पहला राउंड जब चैप्टर ने कंसेप्ट्स को डिलीवर कर दिया, मेरे नोट्स तैयार हो गए, मैंने पहला राउंड एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लिया। अब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लूंगा। जब मेरे एनसीईआरटी को इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इन टेक्स्ट, एग्जांपल एंड एक्सरसाइज, तब मैं सेकंड राउंड स्टार्ट करूंगा। और क्योंकि अब मैं चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रहा हूंगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर पा रहा हूंगा, मुझे समझ आ रहा होगा कि कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट है, कहां से एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस बनाए। ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट। अब मैं पीवाईक्यूज करूंगा। जो नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 साल या 15 साल में, मैं वो पीवाईक्यूज करूंगा। उस चैप्टर के पीवाईक्यूज करने के बाद में मैं एनसीईआरटी को फिर से पढ़ूंगा। ये मेरा थर्ड राउंड है। अब मैं जब एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूंगा तो मुझे
और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आएंगे कि कहां से पिछले 10 से 15 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे लिए। अब वो एक तरह से एनसीईआरटी की समरी तैयार होने जा रही है मेरे लिए। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आ रहे हैं कि अच्छा सब्लिमेशन से क्वेश्चन आया है, ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन से ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, इस सब्लिमेशन टॉपिक की ये लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एनसीईआरटी को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस तरह से आप 3 राउंड्स बनाइए और चौथा राउंड फाइनल रिवीजन का, जब हम एंड में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सब्जेक्ट की सिलेबस की पॉलिशिंग कर रहे होंगे, ये मैं बात कर रहा हूं मार्च अप्रैल की, तो हमारा 4th राउंड वहां पर स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले 3 राउंड हमें एनसीईआरटी के इस तरह से लेने, टीचर के चैप्टर पढ़ाने के बाद में पहला राउंड कंप्लीट, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के करने के बाद में दूसरा राउंड कंप्लीट, और पीवाईक्यूज करने के बाद में तीसरा राउंड कंप्लीट। तो इस तरह से आपको सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू लेना है चैप्टर का, ठीक है, और उसके बाद में उसकी हेडिंग्स, उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो टीचर ने आपको कंसेप्ट डिलीवर किए, जो नोट्स आपके प्रिपेयर्ड हैं, आप उनमें कोई पॉइंट आपको लगता है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अच्छे से दिया हुआ है या मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उसको लिख लूं अपने नोट्स के साथ में, वहां ऐड कर सकते हैं, या एक अलग से एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, या एनसीईआरटी में जो स्पेसेस हैं वहां पर आप उनको लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम उन टॉपिक्स को, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स आपके थ्रू हैं, उनको आप फिर से रिव्यू कर पाएं, रिवाइज कर पाएं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टेक एन ओवरव्यू। इसके बाद में अगर हम बात करें तो रीड लाइन बाय लाइन इन डिटेल। एक बात ध्यान रखें, कई बार हम एनसीईआरटी को जब पढ़ते हैं तो एकदम स्टोरी के फ्लो में पढ़ते रहते हैं, कई बार लाइंस को हम स्किप कर जाते हैं। कहां से किस लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा हमें ये सोचना पड़ेगा बेटा। तो हमारे लिए हर लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो हर लाइन पर आप फोकस करें, क्योंकि लाइन पर जब फोकस करेंगे तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर लाइन में से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कौन सी लाइन से क्वेश्चन बनेगा ये तो आप तभी डिसाइड कर पाएंगे ना, जब आप हर लाइन को बहुत अच्छे से रीड कर रहे होंगे, फोकस्ड वे में रीड कर रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। सो रीड एवरी लाइन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस को अंडरस्टैंड करके, अंडरस्टैंड कैसे करना है, इंग्लिश का आपको ये नहीं सोचना है कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, उसको हमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं सोचना है, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसको साइंस के लैंग्वेज में समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। तो हर लाइन को आपको अंडरस्टैंड करना है और हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशंस एंड ट्रिकी कंसेप्ट्स। जहां जहां आपको लगता है कि एनसीईआरटी का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, टीचर आपको एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ा चुके होंगे, तो अब आपको यह समझ आ चुका होगा कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एनसीईआरटी में हाईलाइट करते हुए चलें। तो ये इसमें काम करना रहेगा आपको एनसीईआरटी में। इसके बाद में अगर बात की जाए एक्टिव रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये तो केवल एनसीईआरटी नहीं, आपको हर बार सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक्टिव रीडिंग रखनी चाहिए। केवल ये नहीं कि आप बस बुक को ओपन किया और रीड करते जा रहे हैं, नो बेटा, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। मतलब जब आप रीड कर रहे हैं तो आपके हाथ में पेन और साथ में कॉपी या डायरी होनी चाहिए, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको नोट डाउन करते जाएं, या एटलीस्ट पेन या पेंसिल आप रखें कि आप एनसीईआरटी में उसको नोट डाउन करते रहें। क्योंकि जब जब आप एक्टिवली पढ़ेंगे टॉपिक को, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम चीज़ें पता नहीं पढ़ते पढ़ते कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो जाती है। ये सब इसलिए क्योंकि आप वहाँ पर केवल एक काम कर रहे होते हैं, रीडिंग। नो बेटा, आपको रीडिंग के साथ में राइटिंग की हैबिट भी डालनी पड़ेगी। रीडिंग एंड राइटिंग इज द कॉम्बिनेशन टू कीप योर माइंड, योर ब्रेन एक्टिव। तो उस ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें। सो कीप अ नोटबुक टू राइट डाउन डिफिकल्ट कंसेप्ट्स। जहां आपको लगता है, मैंने आपसे क्या कहा कि सर ने कंसेप्ट मुझे पढ़ा दिया है, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इसी कंसेप्ट को जिस तरह से दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने में मुझे टाइम लग रहा है, तो मैं क्यों ना उसी लैंग्वेज को अपने नोट्स के साथ में ऐड कर लूं, ताकि जब जब मैं अपने नोट्स रिवाइज करूं तो मैं स्टेटमेंट को भी रिवाइज करूं, ताकि बाई चांस अगर वो स्टेटमेंट डायरेक्ट मुझे एग्जाम में मिल जाता है तो मैं उसको अपने कंसेप्ट से कनेक्ट कर पाऊं। तो ये जरूरी होगा। जरूर आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी में भी जो स्पेसेस हैं वहां पर भी आप उसको लिख सकते हैं, तो ये काम आप साथ में करें। तो एक्टिव रीडिंग इज मस्ट। उसके बाद में आता है फोकस ऑन डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स। एक बात और ध्यान रखें,
एनसीईआरटी में दिए गए डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में हर एक डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनको आप जरूर देखिए, उनकी नेमिंग, उनके लेबलिंग जो रखी है उनको बहुत अच्छे से देखिए, जो फ्लोचार्ट्स दिए हुए हैं उनको देखिए, समरी में भी कई बार आपको फ्लोचार्ट्स मिल जाते हैं, उनको आप अच्छे से देखिए, और टेबल्स। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में बहुत सारी टेबल्स ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर टेबल को आप एक बार जरूर रीड करें। ये नहीं कि केवल टेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है, हमने डायग्राम को अवॉइड कर दिया, हमने फ्लो चार्ट को अवॉइड कर लिया, हमने टेबल्स को अवॉइड कर दिया। नो, जो एनसीईआरटी में है सब इंपॉर्टेंट है, और उसमें से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, जब हम पीवाईक्यूज करेंगे तो हमें समझ आएगा कि यहां से किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको डायग्राम्स को स्टडी करना है, टेबल्स को स्टडी करना है, और फ्लो चार्ट्स को थॉरोली स्टडी करना है, ताकि वहां से अगर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं तो उसका भी आपको आइडिया रहे। रिमेंबर, लेवल्स वेल एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आर कॉमन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं, स्पेशली बायोलॉजी में, तो वो आप जरूर अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद में आता है क्रॉस चेक विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी का जब थर्ड रीडिंग आप कर रहे होंगे तो उससे पहले आपने पीवाईक्यूज किए होंगे, तो पीवाईक्यूज के बाद में आपको फिर एनसीईआरटी का थर्ड राउंड लेना है। तब आपको यह और अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरह के नीट में क्वेश्चंस एनसीईआरटी पर बेस्ड पूछे गए हैं, तो वो वहां पर आपको चीजें कनेक्ट होगी। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको जरूर देखने हैं, तब आपको वो थर्ड राउंड एनसीईआरटी का स्टार्ट करना है, ताकि आप चैप्टर को अब उस तरह से अंडरस्टैंड कर पाए जिस तरह से नीट में उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आइडेंटिफाई विच लाइंस और कंसेप्ट्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। आपको यह समझ आएगा कि किस तरह के कंसेप्ट्स फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। कई बार एक ही कंसेप्ट पर मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे, उन पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब नीट के क्वेश्चंस कर लेंगे पीवाईक्यूज, तो थर्ड राउंड आप एनसीईआरटी का कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, यस, इसके लिए अगर आप चाहें तो मोशन आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, हमारे नीट 24, नीट 23, नीट 2020 सभी के सॉल्यूशंस टेस्ट वाइज, आपके पेपर वाइज सॉल्यूशंस आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। उसमें आप वेबसाइट को डाउनलोड करके उनसे गो थ्रू हो सकते हैं। यहां पर आपको डेफिनेटली इस बात का बेनिफिट मिलेगा। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, तो ये आप हेल्प यहां से ले सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो रिवीजन स्ट्रेटेजी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल टाइम हमें एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। मैंने एनसीईआरटी कितने बार पढ़ने के लिए आपसे कहा? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार आपको पढ़ना है। पहली बार जब टीचर आपको चैप्टर पढ़ा देंगे तब पढ़ना है। दूसरी बार जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर चुके होंगे तो फिर आपको दूसरी बार पढ़ना है। तीसरी बार जब आप पीवाईक्यूज कर चुके होंगे नीट के, तब आपको करना है। चौथी बार फाइनल रिवीजन, जो मार्च अप्रैल में आप प्लान कर रहे होंगे नीट एग्जाम से जस्ट पहले। तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन का प्लान करना है। फोकस ऑन वॉट यू फाउंड डिफिकल्ट अर्लियर एंड स्ट्रेंथन इट। जैसे कि मैंने आपसे कहा, पहली बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आएगा कि मुझे कहां कहां दिक्कत आई। सेकंड टाइम में आप उसको और अच्छे से रेक्टिफाई कर पाएंगे, थर्ड टाइम उसको और अच्छे से कर पाएंगे। और इसमें आप डाउट्स क्लियरेंस के लिए अपने टीचर की हेल्प लीजिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, कंसेप्ट को एनसीईआरटी के लैंग्वेज में कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, रिविजन स्ट्रेटेजी प्रॉपरली आपको बनानी है एनसीईआरटी के लिए भी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो रेगुलरली सॉल्व चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अलाइंड विद एनसीईआरटी कंटेंट। इस बात को ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट को यह कहा जाता है कि बेटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने कर लिए, लेकिन अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हम और कैसे करें? तो बेटा ऐसे स्टडी मटेरियल पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ऐसे स्टडी मटेरियल के साथ में आपको अलाइन करना पड़ेगा अपने आप को जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हो। जैसा कि मैं आपसे कह सकता हूं, ये मैं प्राउडली आपको कह सकता हूं कि मोशन के मॉड्यूल्स जो स्टडी मटेरियल है वो प्योरली एनसीईआरटी और नीट फोकस्ड होते हैं। तो आपके पास अगर मान लो मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप मोशन के जो स्टडी मटेरियल है, मोशन का जो स्टडी मटेरियल, जो मॉड्यूल्स हमारे पास हैं, ठीक है, वो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इनसे अगर आप गो थ्रू होते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को अलाइन कर पाएंगे एनसीईआरटी के साथ में। तो आवर मॉड्यूल्स आर टोटली डिजाइंड दैट विच आर अलाइंड विद एनसीईआरटी एंड नीट एग्जाम, और इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ये
मटेरियल यहां से ले सकते हैं। चलिए वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। तो इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी के 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद में जब आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल कर रहे होंगे तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वो मॉड्यूल्स आपके एनसीईआरटी से अलाइंड होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक्सरसाइज इन टेक्स्ट एंड एग्जांपल्स। इसमें कोई चॉइस नहीं रखनी है आपको। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम छोड़ दें क्या सर, वो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी तो एमसीक्यू में कन्वर्ट करके आपको दिया जा सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से भी तो एआर फ्रेम करके आपको दिया जा सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी तो मैच द कॉलम या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना है। हाँ, ये हम कर सकते हैं क्योंकि आपको नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में, क्योंकि एनसीईआरटी जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए कॉमन है, तो जहां आपको लगता है कि क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप जरूर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर चॉइस। वहां पर आप उसको स्किप कर सकते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं जो जैसा कि नीट में जनरली नहीं पूछी जाती है, आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। लेकिन इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस को आपको जरूर उनमें से गो थ्रू होना चाहिए। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। यस, ये एक चॉइस आप रख सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी इज द की फैक्टर टू गेट सक्सेस इन नीट एग्जाम। आपको अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। डेडिकेट स्पेसिफिक आवर्स डेली जस्ट फॉर एनसीईआरटी रीडिंग। फिक्स कर लो कि मुझे डेली एनसीईआरटी को पढ़ना ही है। 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस, वो आप अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बट यस, मुझे हर दिन एनसीईआरटी से गो थ्रू होना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये बात अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए बच्चों। रेगुलर एंड फोकस्ड रीडिंग विद सॉलिडिफाई योर अंडरस्टैंडिंग्स। जब जब आप एनसीईआरटी को रिपीटेडली पढ़ेंगे, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट की बात करना चाह रहा हूं जिसका एम्स में AIR2 था, काफी साल पहले की बात है, लेकिन एम्स AIR2 केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को उसने 5 टाइम्स पढ़ा। वो मेरी स्टूडेंट थी, मैंने उससे पूछ लिया कि बेटा आप इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है? उसका एक स्टेटमेंट जो इतना इंप्रेसिव था कि सर हर बार एनसीईआरटी में मुझे कुछ नया मिलता है, हर बार एनसीईआरटी में मुझे कुछ नया कंसेप्ट मिलता है कि अच्छा ये भी यहां पर दिया हुआ है। तो हर बार जब आप एनसीईआरटी को रिपीटेडली पढ़ते हैं तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर कर पाते हैं और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, सॉलिड कर पाते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रीड एनसीईआरटी वंस यू कंप्लीट योर क्लास नोट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्लास नोट्स पढ़ने के बाद में आप एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाइए। ये आपका पहला राउंड होगा। और इसके लिए अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर मान लो टीचर से कनेक्टेड नहीं है, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा आप मॉड्यूल्स ले सकते हैं, उसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड पूरा फ्लो मिल जाएगा। उसके थ्रू फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रीड एनसीईआरटी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है और आज आपके हर उस डाउट को, हर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा ये वीडियो कि मुझे एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, एनसीईआरटी कब पढ़ना है और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, नीट एस्पिरेंट्स 25-26, फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द बेस्ट।